हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का फोर्स एंड मोशन चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। अभी तक हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या होता है। देन उसके बाद हमने फोर्सेस के टाइप्स पढ़े और उसके बाद हमने ये जाना कि प्रेशर क्या होता है। चलिए, अब बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। लेकिन उससे पहले आप सबको एक बार और इंट्रोड्यूस करा दें स्टेप अप एकेडमी की ऐप से, जिसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासरूम्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, 24/7 free access, refer and earn and get free notes now. So you can download the app and you can get the free notes also. You can visit our website too, in which you can see 6 to 12 online video lectures plus free notes, okay, and more detail about Step Up Academy. So let's start our chapters NCERT solution, the NCERT exemplar solution, that is from force and pressure. Okay, so here we go with our first question. So first question is from multiple choice question. So the first question is, in figure, two boys A and B are shown applying force on a block. If the block moves towards the right, which one of the following statement is correct? So here in a picture, there are two boys which are pushing a box, as you can see. So you need to answer the following question. That is, the first question is, magnitude of force applied by A is greater than B. So यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि जो आपका मूवमेंट है वो कहाँ है? टूवर्ड्स राइट। मतलब कि अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा राइट डायरेक्शन है दिस। ओके, सो राइट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Okay, magnitude of force applied by A is greater than B, या magnitude of force applied by A is smaller than B. Net force on the block A is towards A. Magnitude of force applied by A is equal to B. So as you can see कि जो आपका ब्लॉक है वो towards किस तरफ शिफ्ट हो गया है? राइट साइड पे। तो अगर राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है तो दैट मीन्स कि जो राइट साइड के बी साइड है आपकी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, सो एक्चुअल में इनका जो राइट साइड है वो ये है। तो जो आपका बॉय ए है, ठीक है, इस हिसाब से ये हमारा राइट साइड को अगर देखें तो इस साइड ये जा रही है, सॉरी इस साइड जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ए वाला जो बॉय है उसका फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन क्यों सही नहीं था? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा था दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन बी, बट इट इज़ नॉट स्मॉलर देन बी, इट इज़ ग्रेटर देन बी। दैट इज़ द रीज़न कि ये यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इट टुवर्ड्स ए। क्या जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवर्ड्स ए। तो क्या ये ए की तरफ जा रहा है नेट फोर्स? नहीं, नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स। और यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो इस तरह से है कि मान लीजिए कि F1 की वैल्यू है 5 न्यूटन, F2 की वैल्यू है 2 न्यूटन। तो यहाँ पर 3 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है, लेकिन वो ए की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। यहाँ पे 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो आपको इस तरफ शिफ्ट कर रहा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू बी, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आपके लिए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भाई आप भी करके देखिएगा, कभी कोई एक हट्टा कट्टा आदमी सामने खड़ा हुआ है, एक सामने आप खड़े हुए हैं, और दोनों ब्लॉक को आप शिफ्ट करके देखना। आप देखेंगे कि वो ब्लॉक को इजीली शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आपको करने में प्रॉब्लम जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा है और आप लगा रहे होंगे वो थोड़ा सा कम होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सर्किट शोन इन फिगर, व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग। तो ये हमने पढ़ा हुआ था कि जैसे ही सर्किट पर क्या होगा, व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड द हैमर स्ट्राइक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द हैमर। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही स्विच कंप्लीट होता है तो ये जो हैमर है ये गोंग पे जाता है और गोंग साउंड करना शुरू कर देता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे कौन सा ऐसा फोर्स है जो काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स? तो यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो है मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि जैसे ही आप इसे ऑन करते हो ये जो कंडक्टर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, और अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, और ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से ये गोंग पर जाकर के टकरा जाएगा।
तो हमारी इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 7th में, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक बेल में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है. सो इट विल बी मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज एज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मैग्नेटिक फोर्स इज क्रिएटेड. ओके, अब आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे हमारे तीसरे क्वेश्चन पे. तो ड्यूरिंग द ड्राई वेदर while combing hair sometime we experience hair flying apart. The force responsible for this. जनरली ड्राई वेदर्स में, और ड्राई वेदर्स कब होते हैं? हमारे विंटर्स में. तो आपने देखा होगा कि जब आप अपने हेयर्स को कॉम करते हो तो आपके हेयर आपके कॉम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो ये अट्रैक्शन फोर्स है कौन सा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, force of friction और magnetic force. तो yes, it is not a force of gravity. Force of gravity acts downward which is invisible और हमें उसका कोई attraction नहीं नजर आता. But we can see the effects. Electrostatic force, force of friction. Force of friction is the opposite force which stops the body from moving. And magnetic force is produced by a magnet. But here is no magnet in between our hair or a comb. तो फिर कैसे magnetic force होगा? तो yes, it is electrostatic force. Electrostatic force is the reason due to which the comb attract our hairs. Okay? एक और example electrostatic का birthdays होते हैं. birthdays में आप क्या करते हैं? आपके घर में अगर बलून्स हैं तो आप उनके डेकोरेशन के लिए अपने हेयर पर उसे रब करते हो और उसे अपनी वॉल पर अटैच कर देते हो. इससे क्या होता है? ये अटैच तो हो गया, सुंदर भी लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यस. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज figure shows the container filled with the water. Which of the following statements is correct about the pressure of water? यहाँ पर एक कंटेनर दिया हुआ है और ABCD ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ सही है. प्रेशर एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट C, या प्रेशर इज इक्वल इन ऑल द पॉइंट्स, और द प्रेशर एट A इज स्मॉलर देन प्रेशर एट B, प्रेशर एट C, और द प्रेशर. अब इस डायग्राम को देखकर तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी प्रेशर्स हैं वो कैसे हैं? सेम है. बट ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में नीचे की तरफ जितना प्रेशर होता है उतना ज़्यादा ऊपर नहीं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से ज़्यादातर आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ रहते हैं और ऊपर आपके हल्के मॉलिक्यूल चले जाते हैं, और हल्के मॉलिक्यूल का प्रेशर कम होता है. ठीक है, इस वजह से प्रेशर जो होगा सबसे ज़्यादा C पर होगा, फिर B पे, और सबसे आखिरी में A पर. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने आपको बताया कि जो पानी है उसका टेम्परेचर अनइवन होता है. ऊपर टेम्परेचर अलग होगा, नीचे अलग होगा. ऊपर जनरली आपने देखा होगा कि पानी अगर आप विंटर्स में भी देखते हो तो गुनगुना रहता है, अगर आप अंदर हाथ डालते हैं तो ठंडा हो जाता है. तो जब भी पानी ठंडा होता है तो उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है. तो यहाँ पर भी वही रीज़न है, क्योंकि नीचे की तरफ पानी के मॉलिक्यूल बहुत पास होंगे, जिस वजह से ये सारी के सारा अरेंजमेंट यहाँ पर एकदम कैसा होगा? टाइट होगा और हाई प्रेशर होगा. और जो गर्म पानी होता है उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होकर हल्के हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं. और ऊपर की तरफ उठते हैं इसका मतलब यहाँ मॉलिक्यूल दूर है, और मॉलिक्यूल दूर है तो प्रेशर कम. तो सबसे ज़्यादा प्रेशर C पर, फिर B पर, और लास्ट में होगा A पर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the answer, and two objects repel each other. This repulsion could be due to frictional force, electrostatic force, magnetic force, या फिर magnetic और electrostatic force. So जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो रिपल्शन इज द फोर्स जो कि आपको पुश फोर्स का फील करवाता है. तो रिपल्शन कब होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अलग अलग पोलैरिटी हो या फिर अलग अलग पोल्स हो. जैसे कि मैग्नेटिक डिवाइस में क्या होता है, या फिर मैग्नेट में ये होता है कि इसके दो पोल्स होते हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल. ठीक है, तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे. उसी तरीके से अगर दो बॉडी चार्ज हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करती हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है.
ठीक है, तो ये जो चार्ज वाली बात मैं कर रही हूँ वो किस फोर्स में होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब आप किसी भी चीज़ को रब करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके बॉडी पर एक चार्ज आ जाता है जो कि किसी दूसरी बॉडी के दूसरे चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे कि बलून का केस आपने देखा। तो ये भी अट्रैक्शन और रिपल्शन का काम करेगा। तो यहाँ से आप पर यही पूछा हुआ है कि कौन सा फोर्स है जो कि रिपल्सिव फोर्स को या फिर रिपल्शन को इंडिकेट करता है। तो फ्रिक्शनल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारी बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो सकती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आपका कांटेक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट है। तो हमसे कांटेक्ट पूछा है, इसलिए ऑप्शन होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए। ओके, अ वाटर टैंक हैज 4 टेप्स fixed at point A, B, C and D as shown in figure. The water will flow out at the same pressure from the tape at, अब किस पॉइंट पर सेम प्रेशर से वाटर बाहर आएगा? बी और सी, ए और डी, बी एंड सी, ए एंड बी, या फिर सी एंड डी, कौन से उस पर ज़्यादा पानी आएगा? चलिए, तो सबसे पहले तो इसमें हम पानी भर देते हैं। अगर यहाँ पर पानी है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर से कहाँ से जाने वाला है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर हमें फील होगा वो होगा आपका बी एंड सी पर, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पर है। इसी वजह से देखिए, बी और सी कहाँ है? सेम लेवल पर, तो दोनों का सेम प्रेशर होगा। यहाँ पे हाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम। ठीक है, तो सेम प्रेशर की बात की जा रही थी, इसलिए आंसर होगा वी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a brick is kept in 3 different ways on a table. The pressure exerted by the brick on the table will be. अब देखिए, there are 3 bricks A, B and C. एक ब्रिक को हमने इस तरह से रखा, एक को इस तरह से रखा, एक को इस तरह से रखा। तो आपको बताना है कि किस ब्रिक का सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा? मैक्सिमम इन पोजिशन ए, मैक्सिमम इन पोजिशन सी, मैक्सिमम इन पोजिशन बी, या फिर इक्वल इन ऑल केसेस। सो वी नो दैट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये हमने पढ़ा हुआ था। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कि जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो देखिए, सबसे कम एरिया कौन कवर कर रहा है? ए, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर भी मैक्सिमम किस में होगा? पोजीशन ए पर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। प्रेशर विल बी मैक्सिमम इन पोजीशन ए because area of contact is minimum in this case and area is inversely proportional to pressure, क्योंकि एरिया प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसी वजह से हम ये कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे जाना आपने? फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाय ए। तो ये इन्वर्सली कहलाता है क्योंकि ये नीचे है इसलिए। ठीक है, सो एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इसी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of dough is rolled into a flat chapati. Name the force exerted to change the shape of the dough. अब आपने यहाँ पे कौन सा फोर्स लगाया है जिसने कि डो का शेप चेंज कर दिया? तो हमने बेलन को घुमाया। किस वजह से घुमाया? मस्कुलर फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? मस्कुलर फोर्स, विच इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डू वी अप्लाई अ फोर्स वाइल वॉकिंग? हम जब चलते हैं तो हम फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं? तो जब आप चलते हो तो आप फोर्स अप्लाई करते हो अर्थ पर, सरफेस पर। ठीक है, सो वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ग्राउंड वाइल वॉकिंग एंड ग्राउंड अप्लाई रिएक्शन फोर्स ऑन आवर फुट ड्यू टू विच वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जब आप चलते हो तो आपको ये पीछे की तरफ धकेलता है और एक रिएक्शन फोर्स आपको देता है। ठीक है, सो आप चलते हैं आगे और आपको रिएक्शन फोर्स ग्राउंड आपको साथ साथ में देता जाता है। A girl is pushing a box towards east direction. In which direction should her friend push the box SQ that it moves faster in the same direction? चलिए, अब यहाँ पे शायद कोई डायग्राम होना चाहिए, बट आई थिंक कोई डायग्राम मिसिंग है क्या? ओके, चलिए ठीक है। सो अ गर्ल इज पुशिंग अ बॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. In which direction should her friend pushes the box that it moves faster in the same direction? ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन
को देख लेते हैं कहाँ है। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये होता है आपका ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। ओके, पुश द बॉक्स एस। ओके, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। हर फ्रेंड शुड पुश द बॉक्स टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन so that it will start moving more faster towards east because the magnitude of force increases. Okay, chaliye. Next question is, in the circuit shown in figure, when the key is closed, the compass needle placed in the matchbox deflects. Name the force which causes the deflection. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपने की को क्लोज किया, ये तो आपका जो मैच बॉक्स है जिसके ऊपर एक कंपास आपने रखा है वो मूव करने लगा। तो ऐसा कौन सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है जिसकी वजह से निडल का मूवमेंट हमें दिखने लगा। और जब भी मूवमेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर ज़रूर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो यहाँ पे करंट बहने लगा और ये करंट आपके इस कंडक्टर पे गया। कंडक्टर में जाने की वजह से ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट जाता है कॉपर के वायर में तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है मतलब कि यहाँ आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड को देख करके निडल क्या करती है, डिफ्लेक्शन दिखाती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा होगा। नेम द फोर्स विच कॉजेज द डिफ्लेक्शन। सो द फोर्स इज, कौन सा फोर्स है ये, यहाँ पर जो फोर्स हो रहा है ये है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो हियर द मैग्नेटिक फोर्स वर्क। ऑन क्लोजिंग द स्विच द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द वायर। जैसे ही आपने क्लोज किया स्विच को, करंट आपके सर्किट में फ्लो करना शुरू हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश अराउंड द वायर, और आपके वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है विच एक्सर्ट्स द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द निडल, जो कि आपके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट करती है निडल पर। ओके, चलिए। नाउ during the dry weather, clothes made up of the synthetic fiber often stick to the skin. Which type of a force responsible for this phenomena? अब आपने देखा होगा कि हम बहुत परेशान होते हैं कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर को पहनते हैं तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है कि आपके बॉडी से चिपक जाता है, बहुत अजीब लगता है वो। तो आपसे कहा जाता है कि आप कॉटन वेयर करो, कॉटन नहीं होता। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स में ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और उसकी बॉडी के बीच में एक चार्ज का क्या बन जाता है, पोलैरिटी में चेंज आ जाता है। एक जगह पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, एक जगह नेगेटिव। अब जैसे ही चार्ज बने तो वहाँ पे कौन सा फोर्स काम करने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से आपका जो कपड़ा है, जो आपने सिंथेटिक मटेरियल पहना हुआ है, वो आपकी बॉडी से चिपकना शुरू हो जाता है। सो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क. So the electrostatic force starts working between the cloth made up of the synthetic fiber and stick to the skin, और वो हमारी स्किन पे जा करके चिपक जाता है। ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का 14th नंबर का क्वेश्चन है, While sieving grain, small pieces fall down. Which force pull them down? जब अपन ग्रेन को सीव करते हैं तो जो ग्रेन के पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, पीसेस होते हैं, वो नीचे की तरफ गिरते हैं। तो कौन सा फोर्स काम करता है? तो हमने आपको पहले भी बताया कि कोई भी चीज़ नीचे जाती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर कौन एक्ट करता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर वर्क करेगा। इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेन्स टू फॉल डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन डस्ट पार्टिकल? क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी डस्ट पार्टिकल भी एक्ट पर भी वर्क करती है? यस, इस अर्थ पे चाहे कोई भी चीज़ हो, छोटी सी हो, बड़ी सी हो, नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, हर चीज़ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करती है, तभी धूल आपके नीचे रहती है। तो मैम हमने तो एयर में भी देखी है, तो भाई एयर के फ्रिक्शन के कारण एयर जो है वो अपोजिट फोर्स लगाती है, जिस वजह से वो नीचे नहीं आ पाते। लेकिन जब एयर ना हो तो क्या होता है, नीचे ज़्यादातर धूल तो नीचे ही रहती है। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है कि हमारी डस्ट जो है उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन द डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो। ओके, चलिए, तो डस्ट पार्टिकल हो, लीव्स हो, देखिए हर चीज़ जो नीचे ही गिरती है, बस वो हवा के कारण, हवा एयर क्या करती है, उनको ज़्यादा फोर्स के साथ आगे ले जाती है। ग्रेविटी का फोर्स उन पर उस समय कम लग रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही एयर का फ्रिक्शन कम होगा वो नीचे ही आएगी। जैसे कि ना
कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर से नीचे फेंकोगे, चाहे आप एक हाथी और एक छोटे से किसी फेदर को, ठीक है, छोटे से बर्ड्स के फेदर को नीचे की तरफ फेंकोगे, तो वो दोनों एक्चुअल में सेम साइज़ पे आती हैं। लेकिन आपको फेदर ऊपर क्यों दिखता है? वो इसलिए दिखता है क्योंकि एयर का फ्रिक्शन उस पर वर्क कर रहा है। लेकिन हाथी को इतनी एयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका वेट ज़्यादा है तो वो नीचे आ जाएगा। लेकिन दोनों पर खींचना एक साथ होता है। अब देखिए कि मेरे पास दो ऐसे खींचने वाली चीज़ें हैं, एक पे ज़्यादा लोड लगा हुआ है, एक पे कम लोड लगा हुआ है। मैं दोनों को खींच रही हूँ, लेकिन एक साथ खींच रही हूँ, तो चाहे ज़्यादा लोड हो चाहे कम लोड हो, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं एक साथ उसे खींच सकती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये समझ में आता है कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी सभी पर सेम टाइम पर सेम वक्त पर लगता है और एक ही साथ कोई चीज़ नीचे आती है। लेकिन जो हवा में रहती है वो इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ पर एयर का फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। ठीक है, सो हियर वी हैव 16th questions। 16 नंबर का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। A gas filled balloon moves up. Is the upward force acting on it larger or smaller than the force of gravity? अब भाई कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है? क्योंकि जो एयर का प्रेशर है उसके अंदर वो हमारी ग्रेविटी से ज़्यादा है, जिस वजह से वो आपके बलून को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है। ठीक है, सो द रीज़न इज द अपवर्ड फोर्स विल बी ग्रेटर दैन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यस, बिल्कुल सही बात है कि अपवर्ड फोर्स जो है वो ग्रेविटी के फोर्स से ज़्यादा होगा। दैट इज़ द रीज़न कि वो नीचे नहीं आ रहा है। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वो उस पर जो फोर्स उस इंस्टेंट पर लग रहा होता है वो ग्रेविटी के फोर्स से ज़्यादा होता है। सो डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टू एस्ट्रोनॉट इन स्पेस? अब जनरली हमें ये लगता है कि क्योंकि स्पेस में तो कोई ग्रेविटी नहीं होती, वहाँ तो कोई प्लैनेट नहीं है, तो कोई ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं होगा। बट हमने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंग इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। तो यस, जब दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में होंगे तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। Yes, there will be the gravitational force between the astronaut because every object in this universe, whether it is small or large, exert a force on every other object. It is the universal law of gravitation. Okay? Now, next is a chapati maker is a machine which convert ball of dough into chapatis. बॉल ऑफ डो को चपातीज में कन्वर्ट करता है। वॉट इफेक्ट ऑफ फोर्स कम्स इन टू प्ले इन दिस प्रोसेस? तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? तो बेसिकली यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, द फोर्स ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर लगने की वजह से आपका जो डो है वो क्या हुआ? आपके डो ने एक चपाती का शेप ले लिया। So the force on unit area is called pressure, works on the chapatis. This is the pressure which works on the dough balls and make them chapatis with the help of machine. तो यहाँ पे प्रेशर के कारण ये जो चपातीज है, जो बॉल्स हैं, वो चपातीज में कन्वर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट इज द फिगर शोज द मैन विद अ पैराशूट। नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनवर्ड मोशन। अब किस फोर्स के कारण आ रहा होगा बताइए? सबसे पहली बात है कि ये आ रहा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। वाइल ही कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट, क्या वो बिना पैराशूट के सेम स्पीड से आएगा? नहीं। अगर इसने पैराशूट नहीं पहना होगा तो फोर्स ऑफ एयर का, इस पे एयर का जो फ्रिक्शन है वो नहीं लग पाएगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्पीड से आएगा। तो स्पीड में भी डिफर जब ये पैराशूट से आता है और जब खुद कूद के आएगा तो। ठीक है, सो द नेम ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनवर्ड motion of the parachute is force of gravity. No, because the air friction will become less. ठीक है, तो एक जैसा नहीं होगा क्योंकि एयर का फ्रिक्शन कम होने की वजह से अगर आप बिना पैराशूट के नीचे आते हो तो आप बहुत तेज़ी से आओगे और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए, 2 persons are applying force on 2 opposite side of a moving cart. एक कार्ट पर दोनों साइड से, अपोजिट साइड से फोर्स लग रहा है। द कार्ट स्टिल मूव्स विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। सो अगर कोई पर्सन आप फोर्स अप्लाई कर रहा है, कहाँ अप्लाई कर रहा है? कार्ट पर, दोनों साइड से, अपोजिट साइड से। ये एक ने यहाँ से किया और एक ने यहाँ से किया। द कार्ट स्टिल मूव्स विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चल रहा है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? अब देखिए, मान लीजिए कि अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका मतलब जो F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए इसी डायरेक्शन में पहले से चल रहा था, केस 1। लेकिन अब जब दो आदमियों ने इसमें फोर्स लगाना शुरू कर दिया और ये स्टिल
केस 2 में भी किस डायरेक्शन में जा रही है? केस 2 में भी ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि F1 इज ग्रेटर देन F2. The magnitude of force will be equal and it acts in opposite direction so that they are cancelling each other. We can understand this by using the following diagram. ठीक है, ओके, अच्छा ये इस तरीके का फोर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर ये इस तरह से फोर्स लग रहा है तो दैट मीन्स कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फोर्स विल बी 0. ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Two thermocol balls held close to each other but move away from each other. The thermocol are close each other but एक दूसरे से दूर जाती हैं when they are released. Name the force which might be responsible for this phenomena. तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है? So the force of electrostatic फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि आपने देखा होगा कि थर्माकोल बॉल जो है वो या तो अट्रैक्ट होती हैं दूर होती हैं. तो अट्रैक्ट होंगी अगर उनमें अपोजिट चार्ज है और दूर होंगी अगर चार्जेस एक जैसे हैं तो. ठीक है, नाउ द 22nd क्वेश्चन इज फ्रूट्स डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री फॉल डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जी हाँ, कोई भी फ्रूट अगर डिटैच होता है किसी भी ट्री से तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही नीचे आता है. वी नो दैट अ फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. नेम द ऑब्जेक्ट इंटरैक्टिंग इन दिस केस. अब क्योंकि फोर्स कभी भी दो चीज़ों के बीच में इंटरैक्ट करने से होता है, अब यहाँ पे वो जो फोर्स है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो इंटरैक्ट कर रहा है वो है अर्थ. सो द इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट इन दिस केस इज अर्थ एंड फ्रूट. क्योंकि हमने आपसे बताया था कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में हर एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिसे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हो. हमारा इफेक्ट इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि हम काफ़ी छोटे हैं, हमारा मास काफ़ी कम है. अर्थ का इफेक्ट हमें ज़्यादा समझ में आता है. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम सब नीचे ही जाते हैं, ना कि अर्थ हमारी तरफ आती है. द इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट इन दिस केस आर अर्थ एंड फ्रूट. अर्थ अप्लाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्रूट टूवर्ड्स द सेंटर, सो फ्रूट फॉल डाउन. अब सेंटर से एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है जिसकी वजह से हर चीज़ नीचे की तरफ आती है. ठीक है, नाउ अ मैन इज पुशिंग अ कार्ट डाउन अ स्लोप. Suddenly the cart start moving faster and he wants to slow it down. What should he do? अब उसको क्या करना चाहिए? उसको एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करना चाहिए जिसकी वजह से वो रुक जाए. He can start pulling the cart instead of pushing it. सबसे पहली बात, अगर वो इस तरीके की किसी स्लोप पे जा रहा है कार्ट को लेकर के, ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ को उसको क्या करना चाहिए? उसे पुश ना कर करके उसे पुल करना शुरू कर देना चाहिए. मतलब कि पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दे, जिससे कि क्या होगा कि ये इट इन ऑर्डर टू बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ताकि वो ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर सके. दूसरी चीज़, ही कैन गो the other side by moving himself very fast in the direction of motion and try to slow down the speed of cart by giving an opposite force. या फिर वो इसे छोड़े और दौड़ करके आगे जा करके उसे इस तरह से रोकने की कोशिश करे, ताकि फिर वो अपोजिट फोर्स लगा करके इसकी स्पीड को कम करे और साथ ही साथ ये जो आपका ग्रेविटी का फोर्स है उसको बैलेंस करने का काम करे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर शो द कार स्टिकिंग टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार. अब यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब कि कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स. विच फोर्स इज वर्कड है? मैग्नेटिक फोर्स. विच वन ऑफ दैम इज लार्जर, और इनमें से बड़ा कौन सा है? विच वन ऑफ दैम इज लार्जर. नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार. ओके, कार पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? तो बच्चों यहाँ पे दो तरीके के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स. तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो फोर्स होगा, क्योंकि कार ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स. चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. जैसे कि सबसे पहले, एन आर्चर शूट एन एरो इन द एयर हॉरिजेंटली. एन आर्चर शूट एन एरो इन अ एयर. अब एक आर्चर ने एरो को छोड़ा हॉरिजेंटली, ठीक है. However, after moving some distance, the arrow fall to the ground. Name the initial force that set the arrow in a motion. अब ये motion में क्यों आया था? तो motion में आया था due to muscular force. किसकी वजह से? muscular force की वजह से. और down क्यों हो गया? down इसलिए हो गया because of gravity. So explain
कि डाउन क्यों हुआ, क्योंकि मस्कुलर फोर्स धीरे धीरे जैसे उसने छोड़ा तो फोर्स धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे मस्कुलर फोर्स कम होगा वहाँ पर, और एक पॉइंट पर जाकर के दोनों बराबर हो जाएंगे। वो पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, जहाँ पर दोनों बराबर हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे और वैल्यू कम होगी ये नीचे फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे फॉल डाउन होगा ग्रेविटी के कारण। सो द आर्चर शूट्स एन एरो बाय अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग टू द बो। व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन दैट प्रोवाइड द इनिशियल फोर्स टू सेट द एरो इन अ मोशन हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली जो आपका आर्चर जो आपका बो जा रहा है वो जा रहा है मस्कुलर फोर्स के कारण, एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट एक्ट्स ऑन द एरो in the downward direction and hence the arrow ultimately falls to the ground। और अचानक से क्या हुआ, इसके ऊपर आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करने लगा जो कि आपके एरो को नीचे की तरफ लेकर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। That is the 26th question, long answer type question है। It is difficult to cut the cloth using a pair of scissors with blunt blades, explain why। देखिए, जैसा हमने पढ़ा है कि प्रेशर भी एक चीज़ होती है। So the pressure is force equals to force upon time। According to this formula, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होता है, कॉन्टैक्ट एरिया मतलब कि ए, तो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर उतना ही कम होगा। और जितना कम कॉन्टैक्ट एरिया होता है, जितना कम कॉन्टैक्ट एरिया होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। अब जब आप एक ऐसी ब्लंट ब्लेड्स की बात करो, ब्लंट ब्लेड्स मतलब कि उनका जो किनारा है वो काफ़ी मोटा है। तो जब इस तरीके की आप सीजर का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके की सीजर से क्या होगा कि आपका ये जो कोई भी चीज़ है वो प्रॉपरली कट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने इसको बहुत मोटा कर दिया है। मोटा करने से, थिक करने से एरिया क्लोथ के साथ ही बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, क्लोथ इजीली कट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप वही थिन और शार्प एजेस लेंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, और थोड़ी सी ही फोर्स पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्लोथ कट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कट द क्लोथ यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स विद द ब्लंट ब्लेड बिकॉज ऑफ द ब्लंट ब्लेड हैव मोर एरिया। ब्लंट ब्लेड में मोर एरिया होता है, एंड ड्यू टू विच अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस वेरी लेस प्रेशर, और जिसकी वजह से जो फोर्स होता है वो बहुत कम प्रेशर अप्लाई करता है। एज वी नो दैट द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम सबको पता है कि क्योंकि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, सो इट इज डिफिकल्ट टू कट द क्लोथ फ्रॉम द ब्लंट ब्लेड्स। तो हमें बहुत इजीली समझ में आ गया है कि भाई शार्प एजेस, शार्प नाइफ क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने शेफ्स को देखा होगा उनके बहुत शार्प नाइफ होते हैं, वो शार्प नाइफ से बहुत जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं, बिकॉज उनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी कम है, और जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है। नाउ two rods of the same weight and equal length have different thickness। अब हमारे पास two rods of the same weight and equal length have the different thickness। They are held vertically on the surface of a sand as shown in a figure। Which one of them will sink more and why? So हमारे पास दो rods हैं। एक rod जो है ये आपको थोड़ा सा वाइड दिख रहा है, एक rod जो है वो थोड़ा सा थिन दिख रहा है। So you have to answer कि कौन सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो हमने प्रेशर का जो फॉर्मूला पढ़ा है बस हमें उसको याद रखना है। प्रेशर होता है force upon area। Pressure is force upon area, and this area will indicate that कि जितना ज़्यादा आप एरिया को इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होता है, और जितना कम एरिया होता है उतना ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो बच्चों कौन सा, किस केस में ज़्यादा एरिया है, तो ये जो एरिया है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रेशर जो भी फील होगा वो थोड़ा सा कम होगा, प्रेशर लेस, और यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, मोर होगा। सो which one of them will sink more? तो B will sink more because the area, the contact area is less, hence the pressure is increased, so it will goes and ascend deeply। So as we know that the pressure exerted by the body is inversely proportional to the area where force is applied। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी प्रेशर हम बॉडी पर लगाते हैं वो फोर्स के इनडायरेक्टली और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा मैंने आपसे कहा, इन्वर्सली का मतलब जो वैल्यू आपके अपॉन में इक्वल होती है वो उसे कहते हैं इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर कोई एक बढ़ रहा है तो दूसरा
घटेगा या कम होगा. So sometime the thinner rod, that is rod B, will sink more. So the thinner rod, sometimes पता नहीं कहाँ मैंने देख लिया. So the thinner rod, that is rod B, will sink more because it has a less area of cross section in contact with the surface. Hence it will exert more pressure on the sand with respect to the rod A. A के रिस्पेक्ट में B ज़्यादा आपका सिंक होगा सैंड के अंदर. चलिए, 2 women are of the same weight. अब 2 women हैं जिनका वेट सेम है. One wear a sandal with a pointed heel while the other wear the sandal with a flat sole. Which one would feel more comfortable while walking on a sandy beach, and give reason for your answer. अब एक भाई मैडम जी हैं जिन्होंने सैंड एरिया मतलब कि बीच एरिया में हाई हील पहनी हुई है, और एक जो है जिन्होंने फ्लैट सोल का एक शूज़ पहना है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा. तो जिसने फ्लैट शू पहना हुआ है उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, और इसीलिए कंफर्टेबल वो फील करेंगे क्योंकि फ्लैट शू के वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फोर्स आपका एरिया बढ़ जाने की वजह से प्रेशर कम लगेगा, और यहाँ पर फोर्स जो है वो सेम है लेकिन एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उनकी हाई हील सैंड के अंदर काफ़ी चली जाएंगी, जिस वजह से उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो while walking on a sandy surface, one needs the footwear of a large area so that the pressure exerted on the ground is minimum. जैसे आपने कैमल को देखा होगा. अब देखिए हमारी जो पूरी प्रकृति है, जो भगवान ने, ईश्वर ने बनाई हुई है, आप सबने देखा होगा कि जिस अकॉर्डिंग जिस एरिया में जैसा वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के एनिमल्स होते हैं. तो कैमल को आप सब जानते हैं कि सैंडी एरिया में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड होती है. अब आपने कैमल के पैर देखें कैसे होते हैं, बीच में से मतलब नीचे से काफ़ी फ्लैट और काफ़ी ब्रॉड होते हैं. ये फ्लैट और ब्रॉड पैरों की वजह से वो सैंड में काफ़ी ईजिली वॉक कर पाता है. ठीक है, मतलब जितने भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं, उन सब के जो पैर होते हैं वो काफ़ी फ्लैट और चौड़े होते हैं जिससे उनको वहाँ चलने में आसानी हो. जैसे आपने देखा होगा कि किसी बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में, कोल्ड वेदर वाले एरिया में अगर एनिमल्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं, फरी बॉडी के होते हैं. तो हर जगह के अकॉर्डिंग एनिमल्स का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है. तो देखिए कि हम यहाँ पर बात करें कैमल की, तो कैमल के जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं ताकि वो सैंडी एरिया में बहुत प्रॉपरली वॉक कर सके. तो उसी से हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे शूज़ बहुत ज़्यादा फ्लैट होंगे, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करने वाले होंगे, तो आप सैंड एरिया में इजीली वॉक कर पाएंगे. और वहीं अगर आपके बहुत पॉइंटेड शूज़ हैं, पॉइंटेड पेयर ऑफ सैंडल्स आपने पहने हुए हैं, तो आप सैंड के अंदर जा सकते हैं, बहुत अंदर की तरफ धंस जाएंगे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. So, in this case, the woman having the sandal with the pointed heel will be less comfortable in walking, while the other woman wear the sandal with flat sole feels more comfortable while walking on a sandy beach. तो sandy beach में जो कि आपका flat sole का जिसने भी शूज़ पहना हुआ है उसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. It is much easier to burst an inflated balloon with a needle than by a finger. Explain why. तो अब देखिए आपने देखा होगा कि आप फिंगर से अगर आप किसी बलून को टच कर रहे हो तो जो बलून है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फूटेगा नहीं. आपको पूरी उंगलियों में अपने नेल्स का यूज़ करना पड़ता है. वहीं अगर आप एक छोटी सी पिन लाते हैं तो बलून बर्स्ट हो जाता है. तो इसीलिए क्योंकि जो हमारी फिंगर का एरिया है वो ज़्यादा है, हमारी फिंगर का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होगा, और वहीं जो पिन का एरिया होगा वो बहुत कम होगा, अपनी फिंगर्स के कंपैरिजन में बहुत कम. तो जैसा हमने देखा कि लेस एरिया मोर प्रेशर, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो बलून है, जो आपका इन्फ्लेटेड बलून है, फूला हुआ बलून है, वो बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा. ठीक है, चलो तो ये तो इसका आंसर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया. So because needle tip has a very less area of cross section in comparison to that of our finger, and we know that pressure exerted by the force is inversely proportional to the area where it has applied. So pressure exerted will be more by the needle tip than the finger. तो हमारी जो needle की tip है वो जितना pressure प्रोड्यूस करेगी उसके कंपैरिजन में हमारे फिंगर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम होगा. ठीक है, इस वजह से फिंगर के कंपैरिजन में निडल से जल्दी बलून बर्स्ट हो जाएगा. चलिए अब एक और क्वेश्चन है जो कि 30th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. ऑब्जर्वर
ऑब्जर्व द वेसल्स ए बी सी एंड डी। आपको 3 वेसल्स दिए गए हैं, ए बी सी और डी। अब आपको फिगर को केयरफुली देखना है। तो देखिए, ए फिगर जो है वो ज़्यादा ब्रॉड है और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब इसमें ब्रॉड है, मतलब कि 300 ml वाटर है। फिर बी फिगर जो है वो थोड़ा सा नीचे से थिन है और इसमें 50 ml है। सी सबसे ज़्यादा, ए से भी ज़्यादा ब्रॉड है और इसमें 500 ml वाटर है। और उससे सबसे पतला सा एक और ट्यूब है डी, जिसमें 60 ml वाटर है। सबसे ज़्यादा ब्रॉड कौन है? सी, जिसमें 500 ml वाटर भरा हुआ है। सब उसके बाद ए है जिसमें 300 ml वाटर भरा हुआ है। फिर है बी, जिसकी थिकनेस इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम है। और फिर और भी कम जो देखा जाए वो है आपका डी, जिसमें 60 ml वाटर फिल्ड है। ठीक है। So volume of water taken in each vessel is shown in figure. Arrange them in the order of decreasing pressure at the base of each vessel. किसमें सबसे कम प्रेशर होगा, ये बात आपको बतानी है। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि प्रेशर जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर और एरिया पर। फोर्स मतलब होगा कि किसमें कितना पानी है। ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा फोर्स जो है वो है 500 ml, लेकिन इस केस में एरिया भी ज़्यादा है। इसके बाद आपका 300 ml, जिसमें अगेन एरिया ज़्यादा है, फिर 50 ml और 60 ml। तो हमें इसको बहुत अच्छे से देखते हुए समझते हुए काम करना होगा। ठीक है। नाउ प्रेशर एट डेप्थ ड्यू टू द लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन 3 पॉइंट्स। अब देखिए, जब भी किसी चीज़ का प्रेशर आपको निकालना है जिसमें कि लिक्विड फिल्ड है, तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि इस केस में ये जो बेस है, इस बेस पे 3 तरीके के फोर्स काम करेंगे। पहला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि अर्थ हमारे ऊपर लगाती है। दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड हाइट ऑफ लिक्विड। डेंसिटी, हाइट, ये तीनों चीज़ें आपके इस केस में डिपेंड करेगी। ठीक है। सो एंड इन दिस केस जी एंड डेंसिटी आर सेम। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि जी और डेंसिटी जो है वो हर एक में सेम है। ठीक है। सो ओनली थिंग इज दैट कैन चेंज प्रेशर इज हाइट। तो बस एक ही चीज़ है जो कि प्रेशर को बदल सकती है और वो है हाइट। यहाँ पे जब आपने देखा तो आप देखिए कि यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि डेंसिटी जो है वो सेम है। तो डेंसिटी सेम है, इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ जो कि हाइट है वही प्रेशर की वैल्यू को चेंज कर पाएगी। सो द ऑर्डर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ए बी सी आर। अब देखिए, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? डी की। तो डी की हाइट ज़्यादा होने की वजह से इसका जो प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो हाइट है वो ए और बी की है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एरिया बी का कम है, इसीलिए डी के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो होगा बी, एंड देन ए, और सबसे आखिर में सी। इस हिसाब से हमारे पूरे डायग्राम में इस जो प्रेशर है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है। चल, तो अब एक बार और मैं क्वेश्चन को समराइज कर दूं खत्म करने से पहले। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी 3 वेसल्स दिए गए थे। तीनों वेसल का हाइट और उनका एरिया अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी इनके अकॉर्डिंग सबकी सेम है। जब भी आपको किसी लिक्विड फिल्ड वेसल का प्रेशर निकालना है कि उसके बेस पे कितना प्रेशर लग रहा है, आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, और हाइट। ये 4 बातें हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, डेंसिटी सबकी सेम है, एरिया अभी हमें क्लियर नहीं है, हाइट लेकिन हम देख सकते हैं, और सबका एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा। तो एक्सेलरेशन और डेंसिटी अगर सेम है तो सिर्फ बचा क्या? आपका हाइट। तो आपको हाइट देखनी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो जिसकी जितनी हाइट होगी मतलब कि उतना ज़्यादा वो कैसा होगा, वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। अब यहाँ पर 2 वेसल्स ऐसे थे कि सेम हाइट के थे, लेकिन एक, अब देखो सेम हाइट के केस में क्या हो रहा है, जो 2 वेसल्स सेम हाइट के थे उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग अलग है। तो इस केस में ज़्यादा प्रेशर किसका होगा? जिसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा। दैट्स इट। इस तरह से आपको आंसर मिल गया। और लास्ट वाला, इसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा है और सबसे हाइट कम है, तो हाइट कम होने की वजह से हम ये कहेंगे कि सबसे कम प्रेशर सी पर आएगा। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अब हमने कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ योर चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर।
तो आई होप ये आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आप मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए कीप वॉचिंग स्टेप अप अकेडमी, वेयर यू कैन गेट all the subject notes videos from class 6 to 12. Thank you so much.